हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हम लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए एमसीक्यू कर रहे थे, उसमें हमने 3 अधिनियम का एमसीक्यू कर लिया था। आज की क्लास में हम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लेबर इंस्पेक्टर के लेबर लॉ वाला सिलेबस देखेंगे तो वहां पर लिखा है महिलाओं से रिलेटेड प्रावधान। तो महिलाओं से संबंधित जितने भी कानून है उसके अंतर्गत एक कानून आता है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वो सब हम एमसीक्यू फॉर्म में करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियो जो है इसमें ला सके। इसके अलावा हमारी लेबर इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिटेल दी गई है। इसके अलावा अगर आप श्रम कानून अभी तक नहीं पढ़े हैं और आप केवल एमसीक्यू बना रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपको ये एमसीक्यू का उतना फायदा नहीं मिलेगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद जो है एमसीक्यू बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चाहे आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारा भी इसके लिए स्पेशली श्रम कानून का अलग से कोर्स है 399 का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। वो आपकी मर्जी, आप वो ज्वाइन करके वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के आइएगा तभी ये एमसीक्यू आपको बेनिफिट देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का जो एमसीक्यू है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम या आप मातृत्व लाभ अधिनियम भी इसको बोल सकते हो कि अगर कोई महिला जो कोई श्रमिक का काम कर रही है, अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के जन्म के बाद उसको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, या बच्चे के जन्म से पहले उसको क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए, वो सब पार्ट आपका ये अधिनियम बताता है। तो चलिए एक एक करके इसके रिलेटेड एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह अधिनियम निम्न में से कहां लागू होता है? यानी ये अधिनियम कहां काम करने वाली महिलाओं पर लागू होता है? पहला है कारखानों में, दूसरा है उद्योगों में, तीसरा है ऐसी दुकान जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, ये अधिनियम जो है वो 3 जगह लागू होता है। सबसे पहले कारखानों में, अगर कारखानों में कोई भी कारखाना हो, अगर वहां पर महिला काम कर रही है तो वहां पर यह अधिनियम लागू होगा ही। इसके अलावा उद्योगों में, कोई भी उद्योग हो जहां पर महिला काम कर रही है वहां पर यह अधिनियम लागू होगा ही। इसके अलावा ऐसी दुकानें जहां पर काम करने वाले वर्कर की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है, कोई भी दुकान जहां पर काम करने वाले वर्कर की संख्या 10 या 10 से अधिक है वहां पर यह नियम लागू होता है। तो कारखानों में भी लागू होता है, उद्योगों में भी लागू होता है। ऐसी दुकान जब 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर भी ये लागू होता है, क्योंकि तीनों में ही लागू होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी ये अधिनियम आपका तीनों जगह लागू होता है जो मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भपात से क्या आशय है? इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भपात से क्या आशय? कभी कभी क्या होता है, बच्चे का एबॉर्शन हो जाता है, कभी कभी जो मां के पेट में भ्रूण होता है वो स्वयं पेट से बाहर आ जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है, तो इसको हम गर्भपात बोलते हैं। तो गर्भपात की इसमें क्या परिभाषा दी गई है इस अधिनियम के अंतर्गत, वो बताना है आपको। पहला है, गर्भावस्था के 23वें सप्ताह के पूर्व गर्भाशय की अंतर वस्तुओं का निष्कासन, यानी गर्भ धारण करने के 23वें सप्ताह से पहले जो भी गर्भ में बच्चा है या भ्रूण है उसका गर्भ से बाहर आ जाना। सेकंड है, गर्भावस्था के 24वें सप्ताह के पूर्व गर्भाशय की अंतर वस्तुओं का बाहर आ जाना। सी है, गर्भावस्था की 25वें सप्ताह के पूर्व कोई भी जो गर्भाशय की अंतर वस्तु उसका निष्कासन यानी बाहर आ जाना। और डी है, गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व गर्भाशय में जो भी अंतर वस्तु भ्रूण है उसका बाहर आ जाना। तो इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भपात की परिभाषा क्या दी गई है कि गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व या जो 26वां सप्ताह चल रहा है उसमें किसी गर्भ से भ्रूण का अपने आप बाहर आ जाना, इसको बोला गया है गर्भपात। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा,
गर्भावस्था के 26वें सप्ताह के पूर्व या 26वें सप्ताह में जो भी अंतर्वस्तु गर्भाशय में है उसका निष्कासन हो जाना, बाहर आ जाना, इसको इस अधिनियम के अंतर्गत गर्भपात की यह परिभाषा दी गई है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी मालिक किसी महिला से बच्चे के जन्म से कितने दिन तक काम नहीं करवा सकता। यानी अगर किसी महिला ने बच्चे का जन्म दिया है, किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद तक कोई भी व्यक्ति किसी महिला को काम नहीं करवा सकता, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 3 सप्ताह, सेकंड है 3 माह, तीसरा है 6 सप्ताह और चौथा है 6 माह। तो क्या आंसर होगा? तो भैया अगर किसी भी महिला ने बच्चे को जन्म दिया है, चाहे वो कारखाने में काम करने वाली महिला हो, चाहे किसी उद्योग में काम करने वाली महिला हो, या कोई दुकान में काम करने वाली महिला हो जहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो अगर कोई महिला इन 3 जगह में से कहीं पर काम करती है और वो किसी बच्चे को जन्म दी है, तो बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह तक उससे काम नहीं करवाया जा सकता, बल्कि उसको मातृत्व लाभ दिया जाएगा। तो कितने सप्ताह तक काम नहीं करवाया जा सकता? 6 सप्ताह तक उससे काम नहीं करवाया जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 6 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत कोई महिला अधिकतम कितना प्रसूति लाभ ले सकती है? यानी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई महिला कितने दिन की मैक्सिमम छुट्टी ले सकती है बच्चे को जन्म देने के समय या जन्म देने से पहले? ये आपका टोटल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी महिला इस अधिनियम के अंतर्गत कितना प्रसूति लाभ ले सकती है, यानी कितने दिनों की छुट्टी अपने काम से ले सकती है। 6 सप्ताह, 12 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह। तो देखिए यहां पर आप थोड़ा सा अपना ध्यान को स्पष्ट करके पढ़िएगा कि कोई भी महिला जो है वो मैक्सिमम 12 सप्ताह की छुट्टी ले सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत। कोई भी महिला मैक्सिमम 12 सप्ताह की छुट्टी ले सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति लाभ के रूप में। 6 सप्ताह बच्चे के जन्म से पहले, यानी बच्चे के जन्म की जो डेट होगी उसके पहले से 6 सप्ताह, और बच्चे के जन्म के बाद जो है वो 6 सप्ताह। तो टोटल आपका यहां पर 12 सप्ताह की छुट्टी कोई भी महिला ले सकती है इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति लाभ लेते हुए। तो क्या आंसर होगा कि बच्चे का डेट, तो आप जब सोनोग्राफी कराने जाएंगे तो डॉक्टर एक डेट बता देता है कि आपका अनुमानित डेट इतना है। तो जो डेट उसका तय होगा बच्चे का, उससे 6 महीने पहले और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक टोटल 12 सप्ताह के आप बोल सकते हो छुट्टी। 6 सप्ताह पहले, 6 सप्ताह बाद, तो टोटल 12 सप्ताह की छुट्टी प्रसूति लाभ के रूप में लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार तभी होगी जब उसने बच्चे के जन्म के दिन के पहले, क्या बोला है? इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी महिला प्रसूति प्रसुविधा की हकदार तभी होगी जब उसने उस बच्चे के जन्म के दिन के पहले 6 माह में 40 दिन काम किया हो, 12 माह में 40 दिन काम किया हो, 6 माह में 80 दिन काम किया हो, 12 माह में 80 दिन काम किया हो। तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन के? अरे यहां पर प्रसूति लाभ कौन देगा महिला को? उसका मालिक तो देगा। जहां पर महिला काम करने जा रही है उसका जो मालिक होगा वहां पे, चाहे वो कारखाने का मालिक हो, उद्योग का मालिक हो या दुकान का मालिक हो, वही तो उस महिला को प्रसूति लाभ देगा, बोनस देगा, पैसे देगा। तो वो कब देगा? जब महिला पिछले 1 साल में उसके यहां कम से कम 80 दिन काम की हो, तभी वो महिला उस मालिक से प्रसूति लाभ मांग सकती है। अगर वो महिला पिछले 1 साल में 80 दिन वहां पर काम नहीं की है तो वो वहां पर प्रसूति लाभ के लिए हकदार नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? पिछले 12 माह में 80 दिन काम किया हो, यानी जो पिछला 1 साल गया है उसमें कम से कम 80 दिन अगर वो महिला वही कारखाने, वही उद्योग या वही दुकान में काम की है, तभी उसको इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति सहायता उसके दुकान के, उद्योग के या कारखाने के मालिक के माध्यम से दी जा सकती है। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 माह में 80 दिन काम किया हो। चलिए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, प्रसूति प्रसुविधा उस महिला को, प्रसुविधा उस महिला को पिछले 2 माह में मिली मजदूरी के औसत से तय होगी, पिछले 3 माह में मिली मजदूरी के औसत से तय होगी, पिछले 4 माह में मिली मजदूरी के औसत से तय होगी, पिछले 5 माह में मिली मजदूरी से औसत से तय होगी। यानी यहां पर आप ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी महिला को प्रसूति लाभ कितना मिलेगा, कितना रुपए मिलेगा, तो उसको प्रसूति लाभ देने के लिए एक एवरेज राशि निकाली जाती है कि उसको कितना प्रसूति लाभ दिया जाएगा। तो वो एवरेज कितने महीने का निकाला जाता है वो आपसे पूछ रहा है। पिछले 2 माह में मिली मजदूरी के औसत से, 3 माह में मिली मजदूरी के औसत से, या 4 माह में मिली मजदूरी के औसत से, या पिछले 5 माह में मिली मजदूरी के औसत से। तो प्रसूति प्रसुविधा जो निकाली जाती है कि प्रसूति लाभ या मातृत्व लाभ कितना मिलेगा, वो महिला को पिछले 3 महीने में जितना भी वेतन मिला होगा उसके औसत निकालकर उस महिला को उतना प्रसूति लाभ दिया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पिछले 3 माह में मिली मजदूरी के औसत से उसका मातृत्व लाभ या प्रसूति लाभ तय किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रसूति प्रसुविधा की आधी रकम बच्चे के जन्म के पहले और आधी रकम बच्चे के जन्म के कितने घंटे के भीतर देना अनिवार्य होता है। तो उस महिला को जितना भी मातृत्व लाभ मिलना होगा, प्रसूति लाभ मिलना होगा, तो प्रसूति लाभ जो पहले से तय हो जाता है, उस प्रसूति लाभ का जो आधी रकम होती है वो महिला को बच्चे के जन्म देने के पहले मिल जाती है, और जो बची हुई आधी रकम रहती है वो महिला को बच्चे के जन्म देने के कितने घंटे बाद दी जाती है, वो आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रसूति लाभ मिलता है किसी भी महिला को, वो आधा लाभ बच्चे के जन्म के पहले और आधा लाभ बच्चे के जन्म के 48 घंटे के भीतर दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कि प्रसूति का आधा लाभ बच्चे के जन्म के पहले और आधी रकम बच्चे के जन्म के 48 घंटे के भीतर उस महिला को दी जाएगी। यानी 48 घंटे इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला की मृत्यु हो जाने पर प्रसूति प्रसुविधा का भुगतान किसे किया जाएगा। अगर कोई महिला बच्चे को जन्म देते समय उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो मिलने वाला मातृत्व लाभ है वो उसकी राशि किसको दी जाएगी, ये क्वेश्चन है। नामित व्यक्ति को, वारिस को, ए या बी में से एक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर जो महिला जो रहती है जब बच्चे को जन्म देने के लिए जाती है, तो उसके पहले जब उसको प्रसूति का लाभ लेना पड़ता है, तो वो अपने मालिक को अपना नॉमिनी बताएगी, नामित व्यक्ति बताएगी कि अगर जो है मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को जो है मेरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन अगर कभी महिला ने नॉमिनी का नाम ही नहीं बताया है, तो उस महिला का जो वारिस होगा उसको भी राशि दी जा सकती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए या बी में से एक। यानी उसके नॉमिनी को भी मिल सकती है, नामित व्यक्ति जो होगा, या उसके वारिस को भी मिल सकती है। अगर उसने किसी नॉमिनी का नाम नहीं दिया है तो उसके घर वालों को भी मिल सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ए या बी में से एक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अगर मालिक किसी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार महिला को उसके बच्चे के जन्म से पहले और उसके बाद मुफ्त चिकित्सीय सुविधा नहीं देता, तो वह उस महिला को कितने रुपए चिकित्सीय बोनस के रूप में देगा। देखिए यहां पर ये इस अधिनियम के अंतर्गत वो महिला जहां भी काम कर रही है, उस काम में जहां पे जा रही, उद्योग में, कारखाने में, या वॉटेवर जो भी दुकान में काम कर रही है, अगर वहां का जो मालिक है उस महिला को जो चिकित्सीय जांच होती है वो मालिक के माध्यम से करवाई जाएगी। जो भी सोनोग्राफी होती है, कुछ भी होता है, उसके लिए वो जो भी चिकित्सीय सुविधा है वो मालिक प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन अगर मालिक बोलता है कि नहीं, मैं चिकित्सीय सुविधा में प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, बल्कि मैं इसके बदले आपको एक चिकित्सीय बोनस दे दूंगा, तो वो बोनस की राशि कितनी होती है वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन लिखा है 2500 रुपए, ऑप्शन बी लिखा है 5000 रुपए, ऑप्शन सी लिखा है 7500 रुपए, और ऑप्शन डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितना चिकित्सीय बोनस दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कितना चिकित्सीय बोनस दिया जाता है, 250 रुपए। याद रखिएगा, कितना चिकित्सीय बोनस दिया जाता है,
₹250 चिकित्सीय बोनस दिया जाता है मालिक के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो वह इससे संबंधित प्रमाण पत्र दिखाकर प्रसूति प्रसुविधा के अंतर्गत कितने दिन की छुट्टी और मजदूरी की हकदार होगी। यानी अगर किसी महिला जो प्रेग्नेंट थी लेकिन किसी कारणवश जो है उसका गर्भपात हो जाता है, गर्भपात यानी 26वें सप्ताह के पहले जो उसका भ्रूण था वो अंतर वस्तु जो उसके गर्भाशय में थी वो बाहर आ गई, तो गर्भपात बोलते हैं। तो अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसको भी छुट्टी और प्रसूति लाभ मिलता है। ठीक है, तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 8 सप्ताह या इनमें से कोई नहीं। तो कितने दिन की प्रसूति सुविधा मिलेगी? अगर उसका गर्भपात हो जाता है तो 6 सप्ताह की उसको छुट्टी मिलेगी, यानी ऑप्शन बी इसका 6 सप्ताह। याद रखिएगा कि बच्चे के जन्म के बाद भी 6 सप्ताह छुट्टी मिलती है, अगर गर्भपात हो जाता है तब भी 6 सप्ताह ही छुट्टी मिलती है। अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो बच्चे के जन्म के पहले 6 सप्ताह और बच्चे के जन्म के बाद 6 सप्ताह, तो टोटल 12 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। लेकिन अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो उसको भी 6 सप्ताह की छुट्टी मिलती है और मातृत्व लाभ भी उसको मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यहां पर बच्चे के जन्म के बाद उस महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए काम के दौरान 2 बार का समय मिलेगा। यह सुविधा बच्चे के जन्म से कितने माह तक मिलेगी? यानी अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चे के जन्म देने के बाद वो 6 सप्ताह के बाद अपने काम को ज्वाइन कर सकती है। तो अगर वो 6 सप्ताह के बाद बच्चा अपने काम को ज्वाइन कर रही है तो बच्चा तो छोटा, उसको दूध तो पिलाना पड़ेगा। तो वो बच्चा कितने महीने का नहीं हो जाता तब तक उसको दूध पिलाने के लिए आपको 2 बार दिन में समय दिया जाएगा। तो वो बच्चा कितने महीने तक का नहीं हो जाता तब तक उसको 2 बार छुट्टी मिलेगी दूध पिलाने के लिए। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, 12 माह, 15 माह, 18 माह, 21 माह। तो क्या आंसर होगा? 15 महीने। जब तक वो बच्चा जो है वो 15 महीने का नहीं हो जाता तब तक उस महिला को बच्चे को दूध पिलाने के लिए दिन में 2 बार का अवकाश दिया जाएगा ताकि वो दूध पिला सके। तो आंसर क्या होगा? 15 माह, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर किसी महिला को उसके गर्भावस्था के दौरान सेवा से मुक्त कर दिया जाता है तो वह सेवा मुक्ति के कितने दिनों के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकती है? यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी कई बार मालिक क्या करता है कि नहीं, अगर ये महिला प्रेग्नेंट है तो मेरे को प्रसूति लाभ देना पड़ेगा, तो महिला जैसे ही प्रेग्नेंट होती है उसको काम से निकाल देते हैं। तो अगर किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान उसको काम से निकाल दिया जाता है तो वो महिला कितने दिनों के भीतर इसकी अपील अधिकारी के पास कर सकती कि मेरे को काम से निकाल दिया गया ताकि मैं प्रसूति लाभ मेरे को मिल सकता था लेकिन मेरे को वो ना देने के कारण मेरे को काम से निकाला गया है। तो वो कितने दिन के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकती है? आपका ये क्वेश्चन है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो कितने दिन के भीतर अपील कर सकती है? 60 दिन के भीतर। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। वो महिला 60 दिन के भीतर जो है उसको जब सेवा से निकाला गया, काम से निकाला गया है, तो काम से निकालने के 60 दिन के भीतर अपील कर सकती है अधिकारी के पास। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 60 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, अगर कोई महिला इस अधिनियम के अंतर्गत समय से पहले शिशु के जन्म से होने वाली बीमारियों से पीड़ित हो तो उसे मिलने वाली छुट्टी के अलावा अधिकतम और कितने दिन की छुट्टी की हकदार होगी? अगर कोई महिला जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत, कोई महिला का जैसे बच्चे का जन्म 9 महीने में होना चाहिए लेकिन कभी कभी बच्चे का जन्म 7 महीने, 8 महीने इसमें भी हो जाता है। तो अगर कोई महिला का बच्चे का जन्म जो है वो अचानक से जल्दी हो गया, ठीक, तो अचानक से अगर उस बच्चे का जन्म जल्दी हो गया तो महिला उसके कारण कई सारे शरीर में बीमारियां महिलाओं में पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में महिला अगर बच्चे को जन्म 9 महीने से पहले दे देती है तो उसको और अतिरिक्त छुट्टी का हकदार हो जाती है वो। तो वो कितने दिन की अतिरिक्त छुट्टी की हकदार होगी? अगर वो बच्चे को जल्दी जन्म देती है तो उसके शरीर में कई बीमारी पैदा हो जाती है, तो वो कितने दिन की अतिरिक्त छुट्टी का उसको लाभ मिलेगा? वही क्वेश्चन है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। तो आंसर क्या होगा?
1 महीना, उसको कितने अतिरिक्त छुट्टी देनी पड़ेगी? 1 महीने की, और वो अतिरिक्त छुट्टी की हकदार हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहां पर, इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक को रजिस्टर दिखाने से मना करता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है? यानी अगर जो निरीक्षक होता है वो क्या करता है, कारखानों में, उद्योगों में, दुकानों में जाकर जांच करता है, और जांच में उसको कुछ गड़बड़ पाई जाती है, तो वो रजिस्टर मेंटेन करने का कौन, किसका अधिकार है? मालिक का अधिकार है। तो वो मालिक को बोलेगा भैया कि ये रजिस्टर में ये सब चीजें जो है आप मेरे को दिखाओ। लेकिन अगर मालिक जो है वो रजिस्टर दिखाने से मना करता है या रजिस्टर में झूठी जानकारी दिखाता है, तो उससे कितने माह की सजा या कितने साल की सजा हो सकती है? ये क्वेश्चन है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति निरीक्षक को रजिस्टर दिखाने से मना करता है या झूठी जानकारी दिखाता है तो उसको कितनी सजा हो सकती है? 6 माह की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 2.5 वर्ष की। तो कितने मैक्सिमम सजा हो सकती है? 1 वर्ष की। 1 वर्ष की सजा भी हो सकती है, साथ ही साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। 1 साल की सजा, 5 वर्ष का 5,000 रुपए का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगर कोई व्यक्ति निरीक्षक के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह कितने दिनों के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकता है? यानी अगर कोई व्यक्ति, निरीक्षक ने जांच के दौरान कोई आदेश दिया, उस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वो कितने दिनों के भीतर अधिकारी के पास इसकी अपील कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। तो कितने दिनों के भीतर अगर कोई निरीक्षक से खुश नहीं है तो कितने दिनों के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकता है? 30 दिन के भीतर वो अधिकारी के पास अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर कोई निरीक्षक के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो निरीक्षक के डिसीजन देने के 30 दिन के भीतर अधिकारी के पास अपील कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? इस अधिनियम के लागू होने से कौन सा प्रावधान निरसित हो गया? यानी ये अधिनियम के लागू होते ही कौन सा प्रावधान था जो खत्म हो गया? प्रसूति प्रसुविधा अध्यादेश 1961, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक्ट जो है या कौन सा अध्यादेश इस अधिनियम के लागू होते ही निरसित हो गया यानी खत्म हो गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941। इस अधिनियम के लागू होते ही ये वाला अधिनियम जो था वो खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए जाते हैं वो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो नियम बनाने की शक्ति जहां पर केंद्र स्तर में केंद्र सरकार के पास है, राज्य स्तर पे राज्य सरकार के पास है, तो इसका आंसर क्या होगा? समुचित सरकार। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वो समुचित सरकार के पास है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस अधिनियम का करते हैं कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब लागू हुआ? प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब लागू हुआ? 12 दिसंबर 1961, 13 दिसंबर 1961, 14 दिसंबर 1961, या 15 दिसंबर 1961? तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 12 दिसंबर 1961 को लागू हुआ है। ये चीज याद रखिएगा कि 12 दिसंबर 1961 को यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ है। और इस अधिनियम से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम में धारा कितनी है? तो इस अधिनियम में जो टोटल धाराओं की संख्या है वो है 30। इसको याद रखिएगा। 12 दिसंबर 1961 को यह अधिनियम लागू हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। क्लियर है? और यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, यानी कि संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू किया गया है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं यहां पर इस अधिनियम से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब बता दिए। ठीक है? और इस अधिनियम से ज्यादा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं इस अधिनियम में। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चन यहां पर मैंने करा दिया। आप बहुत कम देखेंगे कि यहां से कोई बाहर इस अधिनियम से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैक्सिमम उसको यहां पर मैंने आपको कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे कितने क्वेश्चन सही बने उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई और मैं इस अधिनियम के बारे में आपको हमको मोटिवेट करना हो
तो आप कमेंट में हमको मोटिवेट भी कर सकते हैं और बता के कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसे लग रही है। ठीक है, और अगर आप श्रम अधिनियम का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल दी गई है, आप वहां से जाकर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब आपको बेनिफिट देगा आने वाले 24 जून के एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।